हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं रुजरेखे पथ पर गति, जिसमें आपने अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। लास्ट लेक्चर है, इसमें आपको भी पूरा अच्छे से वीडियो पढ़े होंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई नया व्यूवर होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिससे आपको जो लेक्चर छूटा हुआ है लेसन 1 से 4 तक आप अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने यानी आपको कहीं बैकलॉग लगा हुआ है अर्थात छूटा हुआ है वो भी हो जाएगा, नहीं छूटा हुआ है तब भी आप पढ़े रहे होंगे। एक बार देख लोगे तो वीडियो का आपको क्या होगा, तरह ताज़ा हो जाएगा। मतलब जो आपने पढ़ा होगा कहीं भी कॉलेज कहीं भी कोचिंग में, लेकिन आपको देखने के बाद वो और ताज़ा हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नोट्स बनाइए या ना बनाइए, बस आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम लिखते जा रहे हैं वैसे आप समझते चले जाओ। इसकी शॉर्ट भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जब आपको टाइम मिले वो देख लेते हैं। आइए फिर हम पढ़ते हैं रुजरेखीय पथ पर गति। सब पढ़ ही चुके हैं, समाकलन विधि से समीकरण का निगमन भी पढ़ चुके हैं, सब हो चुका है। एक हमारे पास लास्ट है कि आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग। तो क्या होता, पहले इसको पढ़ लेते फिर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है किसी वस्तु ए का वह आभासी वेग, यानी किसी वस्तु ए का वह आभासी वेग, वास्तविक वेग नहीं कह रहा है, आभासी वेग जो हमें आभास होता हो, जो कह रहा है वेग जो बी के प्रेक्षित किया जाए, यानी बी से प्रेक्षित किया जाए अर्थात बी से उसको देखा जाए, तो प्रेक्षित किया जाए तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। यानी वस्तु ए का वह आभासी वेग जो बी से प्रेक्षित किया जाए, यानी अर्थात बी से उस वेग को क्या किया जाए, देखा जाए या गणना किया जाए, तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग कहलाता है। इसे सांकेतिक भाषा में या रूप में बी ए बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बट आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या आप कह रहे हो सर, ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा नहीं समझ में। चलिए हम आपको थोड़ा सा दैनिक जीवन में देख ले। आपने कभी ट्रेन पर सफर किया होगा, कहोगे हाँ। अगर ट्रेन पे सफर किए होंगे तो आप ट्रेन पे सफर करते हुए आप देखो, जब आप कहीं पे बाहर किसी खंबे को देखो या बाहर जो पेड़ लगे होते हैं उसको आप ध्यान से देखो, तो अगर ट्रेन इधर जा रही तो पेड़ आपको कैसा होगा, पीछे जाता हुआ दिखेगा ना। तो ट्रेन तो आपको लगेगा स्थिर है, पेड़ गतिशील है, यही आपको लगेगा कि पेड़ ट्रेन तो चल रही थी, लेकिन आपको ये लगेगा पेड़ को अगर ध्यान से देखो तो पेड़ बहुत तेजी से पीछे पीछे जा रहा है। या आप कहीं बाइक या कार से जा रहे हो तो कार को पेड़ को देखो तो पेड़ लगेगा कार नहीं जा रही, एक समान वेग से चल रही हो, पेड़ बहुत तेजी से पीछे जा रहा है, लेकिन आप जानते हो पेड़ कहीं गतिशील नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है वस्तु ए को, यानी आप कार थे तो कार में बैठ के पेड़ को प्रेक्षित कर रहे थे, तो पेड़ का वेग अगर मान लिया जाए कि हम ऐसे 140 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है या मान लीजिए कार जा रही है, तो कार को आप देख रहे हो तो पेड़ क्या 100 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, तो आप यही कहोगे हम नहीं गतिशील है, पेड़ गतिशील है। लेकिन जबकि वास्तव में क्या है, कार गतिशील है या ट्रेन गतिशील है, लेकिन आपको आभासी होता है कि हमारा पेड़ गतिशील है, हम एक स्थान पे स्थिर है। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु को जब आप प्रेक्षित कर रहे हो तो किसी वस्तु ए का वह आभासी वेग जो बी से प्रेक्षित किए जाने पर तो किए जाए तो वस्तु ए का बी के सापेक्ष क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग। इसे बी ए बी लिखते हैं क्योंकि ए के सापेक्ष बी का लिखा गया है। या हम सबसे पहले ऐसे समझ लेते हैं। और छोटा सा एग्जांपल, ट्रेन और देखा होगा, कार भी आप देखे होंगे, बस से भी सफर किए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, जबकि वो स्थिर होती है। अगर गतिशील हो तब भी हो जाए, जैसे एक ट्रेन ये जा रही थी, एक ट्रेन आपको ऐसे, या सपोज कर लीजिए कि एक ट्रेन ऐसे और एक ट्रेन इधर से वापस आ रही है, तो आपको लगेगा ये ट्रेन क्या हो, हमारी ट्रेन रुकी हो, दूसरी ट्रेन क्या हो, गतिशील है। आपको यही लगता होगा कि जब इधर से जा रहे तो ट्रेन स्थिर है, तो ये भी गतिशील है, दोनों गतिशील हो सकते तब भी। या एक ट्रेन आपके सेम दिशा में जाए, ये 100 किलोमीटर से अगर ये इसको पार करे तो 140 किलोमीटर पर आवर से, तो आप कहोगे आगे आपको पार करते हुए तो आप देखोगे इन पे दोनों पे, तो इनके दोनों वेग पे तो ये 40 किलोमीटर का अंतर, अगर दोनों को घटा दोगे एक दिशा में तो 40 किलोमीटर का आपका अंतर। लेकिन ये भी जो हो 100 किलोमीटर
पर आवर से गतिशील हो तो आपको दोनों स्थिर रहेगा। यानी यहां से देख रहे हो किसी व्यक्ति को, ये व्यक्ति आपको सामने बैठा हुआ है, तो आप ये व्यक्ति भी कि आपके सामने कहीं बैठा हुआ है, तो दोनों आप देखते रहो, वो कहीं नहीं जाने वाला, तो उसका वेग क्या शून्य होगा। लेकिन दोनों कार है एक दूसरे के समान दिशा में गतिशील है, तो आपको जरूर लगेगा कि वो क्या कितने दूर से यानी वेग से जा रही। तो आइए और एक समझते हैं। अगर हमने कहा एक वस्तु थी वो 5 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, ठीक है। इसका मतलब है एक सेकंड में, मतलब क्या है, एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में 5 मीटर क्या करता है, दूरी तय करता है। ये चीज है। इसका मतलब है अगर कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो एक सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करेगी। कोई भी वस्तु है तो 1 मीटर, तो आपको अगर आप प्रेक्षित कर रहे हो तो आप यही देखोगे कि वस्तु क्या कर रही, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे जबकि आप स्थिर थे। अगर हम कह दें कि आप किसी साइकिल से, यानी एक मान लो बाइक था, आप साइकिल से गतिशील थे वो 2 किलोमीटर पर सेकंड से, तो 2 मीटर पर सेकंड से गतिशील थे, तो आप यही कहोगे 2 मीटर पर सेकंड से गतिशील से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसमें दिया गया, अर्थात क्या कर रहे हो, एक सेकंड में आप कितना कर रहे हो, 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हो कि नहीं, यही तो तय कर रहे हो। तो आप देखोगे आपके दोनों के बीच का अंतर उसी दिशा में, जैसे मान लिया एक दिशा में ये जा रहा तो उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं। जब उसी दिशा में हम भी जा रहे हैं तो हम जब जा रहे हैं तो दोनों को देखो, अगर यही कहोगे इनके बीच का अंतर कितना, 5 - 2 अर्थात कितना, 3 मीटर का सदैव बना रहेगा ना। तो आपको ये जो कार होगी या व्यक्ति होगा स्कूटर से या कार से किसी जा रहा है तो वो 3 मीटर पर सेकंड के वेग से जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप 2 मीटर पर सेकंड से और यहाँ पे ये 3 मीटर, तो ये इसमें कह रहा। आइए बस इसको थोड़ा सा समझ लें। अगर कोई वस्तु है उनका अलग अलग वेग है, तो यदि वस्तु ए का वेग va हो और वस्तु बी का, यदि ये वस्तुएं 2 प्रकार से गति कर सकती हैं। एक देखो, जब वस्तु समान दिशा में गतिशील होती है, समान दिशा में गतिशील है। जब कोई वस्तु समान दिशा में गतिशील होगी तो उसका आपेक्षिक वेग क्या होगा। मतलब हमने कहा एक वस्तु ये ए थी, वो बी ए से इस दिशा में जा रही है, ठीक। दूसरा था ऐसे, ये भी चला जाए बी बी, ये भी क्या समान दिशा में जा रहा है। तो अगर हम सबसे निकालें ए का वेग बी के सापेक्ष या बी का वेग ए के सापेक्ष निकाला जाए तो ये कितना हो जाए। देखो जैसे इसमें दिया है ए का वेग बी के सापेक्ष, तो अगर हम निकालते हैं ए का वेग बी के सापेक्ष, देखो ए का वेग v के सापेक्ष निकालो तो क्या होगा, सापेक्ष जब निकालेंगे तो बी ए बी, तो बी ए बी लिखेंगे। तो एक वस्तु एक का वेग बी के सापेक्ष जब निकालोगे तो निकालने पर कितना हो जाएगा, ये होगा बी ए और माइनस कितना होगा बी बी हो जाएगा। यानी वस्तु एक का वेग बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, ए का वेग निकाल रहे हो लेकिन बी के सापेक्ष उसको क्या कर रहे हैं, तो ये इससे घट जाएगा तो इतना हो जाएगा। अगर हम ऐसे निकालते बी का वेग ए के सापेक्ष निकाले तो सापेक्ष अगर निकालोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इस पे बी बी ए बराबर लिख सकते हैं बी बी माइनस कितना हो जाएगा बी ए होगा। अर्थात जब कोई वस्तु समान दिशा में गतिशील हो तो उसका वेग सदैव घट जाएगा, ये याद रखना चाहे जैसे होगा। और दूसरा हम निकालते हैं, एक ये कंडीशन निकल के आती है और दूसरी कंडीशन है जब वस्तुएं क्या हो, जब वस्तु समान दिशा में गतिशील है, समान दिशा में गतिशील है। जब समान दिशा में वस्तु क्या हो, वस्तु जो हो वो समान दिशा में गतिशील हो तो उनका वेग कितना हो जाए, ये हमसे पूछ रहा है कि समान दिशा में, हम लिख देते हैं जब वस्तु समान दिशा में क्या हो, गतिशील हो, तो हमेशा वेग क्या होगा। अगर वेग निकाला जाए तो किसी का निकालो, चाहे जैसे बी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी ए प्लस कितना होगा बी बी हो जाएगा।
ये सॉरी एक सेकेंड, विपरीत दिशा में, यहाँ वस्तु क्या, समान दिशा तो हम निकाल ही चुके थे, ये क्या है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर कोई वस्तु विपरीत दिशा में गतिशील है तो बी ए बी निकालोगे, अर्थात वेग क्या जुड़ जाएंगे, अगर समान दिशा में होगा तो वेग घट जाएंगे। यही आपको बस इतने चैप्टर याद रखें, इससे आपको कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है कि इससे ज़्यादा याद है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका भी ले लीजिए, ठीक। बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल्स है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका अगला न्यूमेरिकल्स क्या है, न्यूमेरिकल आपके सामने दिया, कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कल का समय वेग ग्राफ दिया गया। तो ये समय वेग ग्राफ दिया गया, तो कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण हमें ज्ञात करने के लिए आप देखो तो त्वरण इसका ज्ञात करना है। तो त्वरण से अगर हम ज्ञात करें तो रेखा में ढलान है कि नहीं, ढलान है ना, ये ऐसे गई है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए अब कैसे ज्ञात करें, इसका त्वरण आ जाए। तो त्वरण क्या, वेग में परिवर्तन। अगर हम फर्स्ट नंबर निकालते हैं त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन और बटे क्या होता है, समय अंतराल। ये तो होता है, आप पढ़े होंगे समय अंतराल। तो देखो वेग में परिवर्तन कितना था, प्रारंभ में वेग कितना था, 2 था, जब यहां पे 4 पे पहुंचा तो वेग कितना हो गया, आप यही कहोगे कि 8 के सामने हो गया। तो ये कितना 8 - 6, वो 8 - 6 नहीं, 8 - 2 जाएगा, और बटे समय 4 - कितना 0, क्योंकि समय 0 पे था और इसके बाद कितना 4 पे पहुंच गया, तो घटा दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। ये 6 होगा और बटे 4 भाग कर दीजिए, 4 × 4, 4 × 5 = 20। ये किस में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर हो गया। फिर एक चीज पूछ रहा है कि 4 सेकंड तक चली गई दूरी, 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। तो अगर हमने बताया था कभी भी आपको ऐसा पूछे तो अगर आपके यहाँ पर सेकंड और वेग का ग्राफ दिया गया तो जो क्षेत्रफल बन रहा है उसी को आप निकाल लीजिए, हमेशा क्या आंसर आ जाएगा, चाहे जैसा होगा वो आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे निकालते हैं, तो आप देखो यहां पर बना हुआ है इसका क्षेत्रफल, मतलब किसका निकालना है हमें, अगर आपको ना समझ में आए इसको हम मिटा देते हैं। अब इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो आपको ये आकृति दिख रही इतने का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर क्षेत्रफल को हम कुछ नाम दे दें, इसको नाम दे दो, क्या नाम दे दें, इसको O है, A मान लो, ये B मान लो, ये C और ये D मान लो। तो आपका एक ये बन रहा है। तो अगर निकालते 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी, तो देखो 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो जब दूरी निकालेंगे तो आप क्या करिए, निकाल दीजिए इसका क्षेत्रफल, मतलब ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे तो आप देखो ये क्या, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। जब समलंब चतुर्भुज बन रहा है तो आप देखो इनके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, और प्लस कितना होता है, बीच की दूरी, बीच की दूरी ये होता है। चलिए समांतर 1/2 समांतर भुजा कौन सी है, आपको पहचानना है। ये समांतर भुजा कौन सी है, AD है, और कितना है, BC है। तो हम लिखते हैं AD और प्लस कितना BC, और इनके बीच की दूरी कितना है, AB है। तो ये कितना हो जाएगा, BC हो गया, ये BC हो गया, और इनके बीच की दूरी कितना है, AB है। चलिए आगे सॉल्व करिए। 1/2 AD का मान देखो कितना है, यहां से यहां तक 2 है, और यहां से यहां तक कितना गया, 8 गया। तो ये कितना हो जाए, और यहां से देखो 0 से 4 तक, तो सारी वैल्यू हमें पता चल चुका। AD का मान कितना है, 2 है, और इसका मान 8 है, इसका मान कितना 4, 2 दूनी 4, 8 2 10 और गुणे 2 और बराबर कितना
20 मीटर। देखो आसानी से आंसर आ गया। तो अगर कहीं भी ग्राफ दिया गया हो, वेग और समय का ग्राफ दिया गया, तो हमेशा जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल निकाल लो, उस समय अंतराल में उसके द्वारा चली गई दूरी आ जाएगी, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम निकाल लिए, आप परेशान मत होइए ज़्यादा कैसे निकाला जाता है, आप सीख चुके होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी ले लो, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन लिखा गया, दर्शाए गए समय वेग ग्राफ में ज्ञात कीजिए 0 से 10 सेकंड का औसत त्वरण। चलो 0 से 10 सेकंड, ये इस दिशा में समय बढ़ेगा, तो यहां से यहां तक पूछ रहा है त्वरण। तो 0 से 10 सेकंड कितना, 0 से 10 सेकंड में त्वरण। तो आप देखो त्वरण निकालो तो कितना होगा। कोई वस्तु थी, वो कहा 0 से कितना पे पहुंच गई, +2, तो 2 - 0 और बटे कितना 10 सेकंड, मतलब हो जाएगा 10 - 0, तो 2/10 भाग करिए 10.1 अंक 0 नीचे है, तो भाग करोगे 10 दूना 20, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल आया फर्स्ट आंसर। बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन। तो 40 सेकंड में दूरी, 40 सेकंड, ये ग्राफ है 0 से 40 सेकंड तक चल रहा है। तो आप एक चीज देखें कि एक ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, मतलब 0 से 20 सेकंड तक एक ट्रायंगल बन रहा है और 20 से 40 सेकंड तक। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का चाहे इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ये D मान लो। तो आप निकाल लो क्षेत्रफल। अगर हम निकालते हैं कि दूरी के लिए सेकंड नंबर, तो ये निकालिए OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा था फार्मूला 1/2 और लंब गुणे कितना होता है, या आधार गुणे, आधार गुणे क्या होता है, लंब होता है। अब आधार गुणे लंब होता है तो 1/2 और आधार कितना है 0 से 20 तक, 20 में से 0 घटाओ तो कितना 20, और लंब कितना 10 से, देखो 0 से 2 तक जा रहा है तो 2, 2 से 2 काट दो तो कितना, ये 20 मीटर आ जाएगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल आ गया 20 मीटर। फिर नीचे वाले का क्षेत्रफल निकालो, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो सेम वही फार्मूला 1/2, आधार कितना 20 से 40 तक, 40 में से 20 घटाओ 20 हो जाएगा। ये नीचे कितने तक आ रहा है 20 तक, 2 तक आ रहा है ना, इनके -2 है, तो ये -2 यानी 2 ही लिखोगे, तो ये कितना 2 से 2 कट गया, तो ये कितना 20 मीटर आ गया। तो अगर हम 0 से 40 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, अगर हम यही निकालते हैं कि 40 सेकंड में चली गई दूरी, जब दूरी निकालोगे दोनों को जोड़ दो तो ये 20 और +20 बराबर कितना हो जाएगा 40 मीटर हो गया, आंसर आ गया। फिर 40 सेकंड में विस्थापन, ये देखो क्या आएगा 40 सेकंड में विस्थापन। अगर विस्थापन निकालो तो यहां पर हमने माइनस नहीं लगाया, इसलिए मत परेशान होना कि इनके लिए तो ऊपर वाले 20 है लेकिन नीचे वाला निगेटिव है, तो निगेटिव विस्थापन आ रहा है, इसका विस्थापन जो होगा वो दूसरी दिशा में आना चाहिए। तो अगर BCD की बात करें तो यहाँ माइनस लेना चाहिए, यानी यहाँ पर माइनस लेना चाहिए, ये -20, तो दूरियां कभी निगेटिव नहीं इसलिए जुड़ गई, लेकिन ये क्या होगा 20 और -20 तो बराबर कितना 0, अर्थात जो व्यक्ति था वो जहां से चला वहीं पे पहुंच गया था, तो इसका विस्थापन क्या होगा 0 होगा। ये भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो बस, और इसमें कुछ पूछा नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए औसत, अभी अपेक्षिक वेग पढ़े थे उस पर पढ़ लेते। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां A और B, कह रहा है समांतर पटरियों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर हम मान लें BA, तो BA बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है B जो है, यानी B जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, दौड़ रही है। A का B के सापेक्ष आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए यदि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। तो क्या है दोनों कह रहा है समान दिशा में। अगर हम समान दिशा में निकालेंगे तो समान दिशा में निकालोगे तो क्या हो जाएगा BAB, तो ये कितना जा रहा है 60 और माइनस कितना 45, एक सेकेंड ऐसे लिख देते हैं। तो 60 अगर समान दिशा में जा रही हैं तो आप क्या करोगे
समान दिशा में तो बी ए बी और माइनस क्या होगा, बी बी हो जाएगा। समान दिशा में वेग घट जाता है। तो देखो 60 माइनस कितना 45, घटा दो कितना 15 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जा रही हूं, ये फर्स्ट नंबर था, विपरीत दिशा में चल रही हूं, कह रहा है विपरीत दिशा में। दूसरा देखो लिखा होगा विपरीत। अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, दोनों विपरीत दिशाओं में दौड़ रही हो, तो आपको बताए थे दोनों क्या हो, जुड़ जाएगा। तो बी ए बी बराबर बी ए और प्लस कितना हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 60 और प्लस 45 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 105 मीटर, वो किलोमीटर पर कितना हुआ, हावर होगा। इनको हम क्या कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं। बस ये भी आसान क्वेश्चन था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और मस्त रहिए अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा आप इस क्लास में न्यूमेरिकल नहीं जरूरी है, लेकिन सॉल्व करते रहिए जितना सॉल्व कर पाओ। नहीं तो हमारी वीडियो को फॉलो करते रहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आप अच्छा कर लो। इस क्लास 11th में 12th में है न्यूमेरिकल, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसके लिए आप परेशान ना होइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां ए और बी जिसकी प्रत्येक की लंबाई, अगर दो रेलगाड़ियां हैं तो एल ए बराबर हम मान ले 200 मीटर और दूसरे की लंबाई एल बी बराबर ये भी 200 मीटर, प्रत्येक की कह रहा है। समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार करती है, एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को 40 सेकंड में, मतलब क्या, समान दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर जाती है तो समान दिशा में चल रही है। जब समान दिशा में चल रही है तो इनको कहना 40 सेकंड में पार कर गई, ठीक है। और जब ये एक दूसरे को पार करती है तो 20 सेकंड में, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक दूसरे में ऐसे जा रही है तो एक रेलगाड़ी की ऐसे पार कर गई और दूसरा रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करती थी, ये इसको रेलगाड़ी को, ये इसको पार की, जब पार की तो एक दूसरे को पार करेंगी तो वो क्या, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ियों का वेग अगर मान लें तो वेग क्या हो जाए, पहले का बी ए मान लें और दूसरे का क्या मान लें, बी बी मान लें। यही तो हम मान लें कि वेग बी है और बी बी है। चलिए, इनकी लंबाई दी गई है। जब लंबाई दी गई हो तो चाल बराबर क्या होता है, अगर इनका बी से ए बी निकालो, जब ये समान दिशा में चल रहा हूं, समान अगर हम निकालते हैं कि समान दिशा में है, अगर ये क्या हो कि समान दिशा में, तो समान दिशा में क्या होगा, बी ए बी और बी ए माइनस क्या होगा, बी बी होगा, ठीक। और जब क्या हो, विपरीत दिशा में हो, अगर ये विपरीत दिशा में हो तब क्या दे देंगे, बी ए बी बराबर कितना होगा, बी ए और प्लस कितना होगा, बी बी होगा। अब आप देखो, चाल बराबर दूरी बटा आप समय पढ़े हो, तो हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन कि जब ये कार हो वो समान दिशा में चल रही है, जब समान दिशा में चल रही हो तो फर्स्ट केस कहता है 40 सेकेंड में पार कर जाती है। तो आप देखो लिख सकते हो बी ए बी बराबर कितना, एल ए कुल दूरी कितना, एल बी और बटे कितना, टी। तो कह रहा है या टी ए बी, अगर इसमें फर्स्ट दिशा में तो एल ए समान दिशा में, यानी हम यही लिख दे रहे हैं समान दिशा में, चलो लिख देते हैं समान दिशा। अगर ये समान दिशा में चल रही थी तो बी वेग जो होगा तो कुल यानी वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम लिख सकते हैं कि बी ए और माइनस कितना, बी बी, इनको पार करने में कितना समय ले लेती है बताओ, समान दिशा में चल रही हो तो 40 सेकंड ले लेती है, 40 सेकंड नहीं, इनकी लंबाई ट्रेन की कितना 200 और प्लस कितना 200 और पार करने में कितना 40 सेकंड। चलिए अब इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा बी ए और ये हो जाएगा बी बी, 2 2 400 और बटे कितना 40, ये कट जाएगा तो ये कितना 10 आ जाएगा। तो अगर हम इसको कितना लिख सकते हैं बोलो, बी ए माइनस बी बी बराबर कितना, ये 10 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन कहा गया था कि जब समान दिशा में एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो हम विपरीत दिशा के लिए निकाल लेते हैं, यानी इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। अगर ये विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में, तो कह रहा है कि बी ए बी ही रहेगा और ये क्या होगा, बी ए
और प्लस क्या होगा, बी ए प्लस नहीं, इसको लिख सकते हैं एल ए प्लस कितना, एल बी होगा और बाई कितना टी, तो बी ए बी ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो बी ए क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बेग जुड़ जाता है, और ये 200 और प्लस कितना 200 और बटे कितना, कह रहा है कि 20 सेकंड में, ये तो कह रहा है कि 20 सेकंड में पार कर जाते हैं। चलिए इनको जोड़िए, तो ये हो जाएगा बी ए और प्लस कितना बी बी, ये कितना हो जाएगा 400 और बटे कितना 20, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 20 हो गया। तो बी ए और प्लस बी बी बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20। हमें दोनों का बेग निकालना है, तो आपने पढ़ा होगा विलोपन और प्रतिलोपन, दोनों को जोड़ दो, यानी हम जोड़ दें फर्स्ट प्लस कितना सेकंड, तो आप कहोगे कि बी ए माइनस कितना बी बी बराबर 10, और ये हो जाएगा बी ए प्लस कितना बी बी बराबर 20, ये प्लस माइनस ये कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 2ba बराबर कितना 20 10 30, तो आप 2 से उधर काटोगे तो ये कितना दे देगा, ये कट गया, तो ba बराबर कितना 15 मीटर पर सेकंड। अब ba का मान रख दो, अगर हम ba का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में रख दो, 2 में रखने पर अगर जब रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कहोगे 15 और प्लस बी बी बराबर कितना 20, तो आप बी बी बराबर बताओ 20 माइनस 15, तो बी बी बराबर कितना हो जाएगा, कहोगे ये कितना 5 हो जाएगा। अगर आप इसको ना समझ पा रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं, ये कितना था -15 था, तो ये बी बी बराबर 5 मीटर पर सेकंड। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, बस ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ते हैं, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते रहिए और सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए और आपका क्लास में अच्छा नंबर आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, परेशान ना होइए, लेकिन आपको हम दे रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में टाइम नहीं है, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप इसको जरूर सॉल्व करिए। इसके नीचे आंसर भी लिखा हुआ है, अगर नहीं सोल्यूशन हो पाता है तो जरूर से जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा, सर हमें इसका सोल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने में कम से कम 15 मिनट लगेगा। तो आप सॉल्व करिएगा, अगर सॉल्व कर लोगे आंसर भी साफ लिखा हुआ है, अगर नहीं सॉल्व कर पाना तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना। वैसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी। नहीं सॉल्व कर पाना तो हम आपके साथ हैं, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, और हम क्या कर देंगे, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस ऐसे मस्ती से पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। मेरे साथ जुड़े रहिए लाइफ टाइम के लिए, यानी आप क्लास 11th और 12th, ऐसे आपको 11th पढ़ा रहे हैं, आगे 12th भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो फरवरी में ही आपको, फरवरी या मार्च से ही, आपका मार्च से ही हम क्लास 12th का एक न्यू बैच स्टार्ट कर देंगे। अभी पीछे तो पढ़ा रहे हैं, वो वीडियो मेरी पड़ी रहेगी, और नई जो एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज होगा आपको देने के लिए नया क्लास भी चालू करेंगे, नया बैच भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें जरूर। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।